को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। श्री शनीश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम चिकल थाना छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की आप संस्थापिका हैं। आपके इस शनि आश्रम में ही 24, 25, 26 जून 2023 को एक भव्य पंचतत्व महोत्सव पंच महाभूत लोकोत्सव का आयोजन हुआ था। पंचतत्वों की सुरक्षा और संतुलन के माध्यम से जीवन रक्षा के लिए इन पंचतत्व महोत्सव में राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस आयोजन के प्रथम दिन का दीप प्रज्वलन अनेक महामंडलेश्वरों पीठाधीश्वरों ने मिलकर किया। संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन और संचालन प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी ने ही किया, जिनके व्यक्तिगत निमंत्रण पर भारत के अनेक राज्यों से 100 से भी अधिक संत महात्मा सदगुरु आध्यात्म शिरोमणि श्री शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की पावन भूमि के संत सम्मेलन में पधारे थे और पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र से भी लगभग 500 संत महात्माओं प्रवक्ताओं विद्वानों ने भी इस आयोजन में भागीदारी निभाई और प्रमुख वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन से लोगों को मंत्रमुग्ध भी किया, जिसमें कोल्हापुर महाराष्ट्र के कनेरी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी अदृश्य काट सिद्धेश्वर स्वामी जी, अखिल भारतीय गोसेवा संघ रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रमुख दूधाधिधारी मठ के मठाधीश महामंडलेश्वर श्री राजेश्री महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज प्रमुख थे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु त्रिवेदी और नारी रत्न राजेश्वरी मोदी उर्फ राज दीदी नारायण रैकी सत्संग परिवार मुंबई ने अपनी ओजस्वी मोटिवेशनल वाणी से सभी को मंत्रमुग्ध किया। 3 दिनों में 30 से अधिक वक्ताओं को सुनने का सौभाग्य मिला। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा संचालित इस राष्ट्रीय संत सम्मेलन की ज्ञानवर्धक झलकियां शनि साधिका दीदी जी के ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सुभारती टीवी के सुभारती संवाद साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनी। इस पूरे त्रिदिवसीय संत सम्मेलन में साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी की सुपुत्री अभिनेत्री विभूति शर्मा जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और सभी संत महात्माओं अतिथियों की स्वागत व्यवस्था को संभाला। जय शनिदेव। दर्शकों, आज सुभारती संवाद में हम नवग्रह से संबंधित चिकित्सा प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमें बहुत सारे लोगों ने मेल किए, व्हाट्सएप किए, अलग अलग रोगों के निवारण से संबंधित चिकित्सा के बारे में जानकारी चाहिए। कई लोगों ने कहा कि पंच तत्वों से संबंधित चिकित्सा बताइए और कई लोगों ने पर्टिकुलर किसी बीमारी की चिकित्सा के बारे में बात की। यदि हम जड़ पर पानी डालते हैं तो स्वाभाविक है पत्ते हरे भरे होंगे ही होंगे, पर यदि हम पत्तों पर पानी डालेंगे और जड़ को भूल जाएंगे तो पत्ते धोने से हमारा पौधा जो है वो हरा भरा नहीं हो सकता। हम आज बात कर रहे हैं पंच तत्वों की, यानी जड़ पर पानी डालने की। यदि हमारे पंच तत्व अच्छे रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन हरा भरा रहेगा। हमारी बीमारियों का कई बार कारण पंच तत्व के संतुलन का ना होना और पंच तत्वों का असंतुलित होकर हमें तकलीफ देने का कारण बनता है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जो 5 तत्व हैं उनकी चिकित्सा कैसे की जाए और कौन सी बीमारी में कौन से तत्व की चिकित्सा होनी चाहिए और कौन सा तत्व घटने से या बढ़ने से कौन सी बीमारी का जन्म होता है। बहुत सरल और सहज चिकित्सा है और 5 तत्व से संबंधित चिकित्सा आपको समझने को मिलेगी और 5 तत्व आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पंच तत्व से संबंधित चिकित्सा से हम कैसे रोगों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, आरोग्यवान और आयुष्मान होने का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। पहले समझिए कि पंच तत्व हैं क्या। पंच तत्व में आपने पंचतत्व की पूरी सीरीज देखी, उसमें आपने समझा है कि पंच तत्वों के अंतर्गत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये क्रम से आते हैं। इन पंच तत्वों में जो आकाश की गणना की गई है उसकी चिकित्सा, जो अग्नि की गणना की गई है उसकी चिकित्सा, जो भी अग्नि के साथ वायु है, वायु से संबंधित चिकित्सा और जल और पृथ्वी से संबंधित चिकित्सा हम आपको अलग अलग बताने जा रहे हैं।
और ये सारे चिकित्सा के जो बेस हैं ये पांचों तत्वों को संतुलित बनाने से रहे हैं, और पांचों तत्व यदि संतुलित होंगे तो आप आरोग्यवान आयुष्मान होंगे ही होंगे, आपकी लाइफ बदलेगी ही बदलेगी। सबसे पहले आते हैं आकाश तत्व पर। आकाश तत्व हमारी कौन सी ज्ञान इंद्रिय से संबंधित है? आकाश तत्व हमारी श्रवण इंद्रिय से संबंधित है। आकाश तत्व का संबंध स्पेस से है, गैप से है, शून्य से है, कहीं किसी चीज़ के बीच में डिस्टेंस से है। इस विषय को समझना है। यदि हम आकाश तत्व को खो देते हैं या आकाश तत्व को सही तरीके से संतुलित रूप से इस्तेमाल नहीं करते हैं या आकाश हमें नहीं मिलता है तो हमारे जीवन में मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आते हैं, डिप्रेशन से लेकर मानसिक रोगी तक हम बन जाते हैं। आकाश तत्व को समझना बहुत ज़रूरी है, और हम खुली हवा में सांस लेकर हम बहुत मानसिक रूप से ऊर्ध्वगामी बने, इसलिए हमें आकाश तत्व की बहुत बहुत ज़रूरत है। आकाश तत्व का सबसे बड़ा काम है मन को संचालित करना, तो हमें मन का रिलेशन जो है वो मिलता है मेडिटेशन से। मन यदि हमारा खुराक पाता है, मन यदि हमारा प्रबल और शक्तिशाली होता है, मन को यदि ताकत मिलती है तो वो है साधना पद्धति, वो है मेडिकल, वो है मौन चिकित्सा, और वो है हमारे मंत्र जाप। तो हमें चाहिए कि मन को शक्तिमान बनाने के लिए, मन को सही तरीके से काम करने के लिए, सुपात्र बनाने के लिए हमें अधिक से अधिक साधनात्मक नियमों का पालन करना होगा। मौन चिकित्सा अपने आप में एक अद्वितीय चिकित्सा है। इससे आपकी ब्रेन लाइन बढ़ती है और मन स्थिति आपकी बहुत सुधरती है। हमें चाहिए कि मन के लिए, आकाश तत्व की पूर्ति के लिए, आकाश तत्व के द्वारा मन का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें हमारे जो भी ऐसे स्थान हैं जहाँ पर हम घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, वहाँ भ्रमण करना चाहिए। और आकाश तत्व के लिए हमें मेडिटेशन सबसे पहले करना चाहिए। सोकर उठते ही लें या रात्रि में सोने के समय में लें, पर मेडिटेशन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मन की शक्ति जो है, मन पर नियंत्रण करने का काम जो है वो मेडिटेशन ही करता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को मेडिटेशन करने की आदत डालनी चाहिए। यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो आकाश तत्व की पूर्ति आपकी होती है। नो डाउट, यदि आकाश तत्व की पूर्ति होगी तो आप अच्छा सुनेंगे, अच्छा बोलेंगे, और श्रवण इंद्रिय आपका बड़ा सा साथ देगी। इसलिए आकाश तत्व जो है वो आपकी विचारधारा है, आपकी जिज्ञासा है, आपकी इच्छा है, आपका आत्मविश्वास है और आपकी इच्छा पूर्ति है। ये सारी चीज़ें आकाश तत्व से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। मैं साथ साथ आपको ये बताऊं कि आकाश तत्व को संतुलित बनाएंगे कैसे, खान पान आहार आदि संपूर्ण में। सबसे पहले तो ये है कि आपके घरों को थोड़ा खाली रखिए, स्पेस रखिए, जगह रखिए, खचाखच गोदाम के जैसा भर के मत रखिए। स्पेस का दूसरा नाम आकाश है। दूसरा यह है कि जहाँ से आपको आकाश दिखाई देता है, जहाँ पर आप बंगले से दूर हो जाते हैं और चारों तरफ आपको नीले नीले बादल दिखाई देते हैं, जहाँ से आकाश के दर्शन होते हैं, तो मान के चलिए कि वह आकाश आपकी कमियों की पूर्ति कर रहा है। यदि ऐसी स्थिति नहीं होती है तो जो महल दो महले जो बंगले बने हुए हैं उनमें आंगन की जगह खुली छोड़ी जानी चाहिए। वहाँ से आकाश तत्व पृथ्वी को स्पर्श करना चाहिए, पृथ्वी पर आना चाहिए। तो ही आप जिस घर में या बंगले में रह रहे हैं वहाँ रहना आपका सार्थक हो सकता है। आकाश तत्व का सबसे गहरा जो रिलेशन है हमारी कामनाओं से है, हमारी इच्छाओं से है। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को विरक्त कर लेता है, वैरागी हो जाता है, कोई व्यक्ति अपने आप को साध लेता है, कोई व्यक्ति साधनात्मक तरीके से साधक बन जाता है, तो तमाम प्रकार की ये भावनाओं से वह ऊपर उठ जाता है, तमाम प्रकार की इच्छाओं को वो दमन कर देता है और वह अपने दुख पर विजय प्राप्त कर लेता है। कहना यह है कि आप अपने जीवन में आकाश तत्व को प्रबल करने के लिए अधिक से अधिक मौन का पालन कीजिए। दोनों समय भोजन करने के समय में आप बात मत कीजिए, सिर्फ मौन 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 का ही पालन कीजिए। और इसके अलावा आप फल अधिक खाइए जिसमें आकाश तत्व आपको भरपूर मिलेगा, जल तत्व भी भरपूर मिलेगा। भोजन गरम गरम ग्रहण कीजिए, ठंडा मत लीजिए। यदि गर्म भोजन लेते हैं तो उसमें आकाश तत्व की अधिकता पाई जाती है।
आकाश तत्व के लिए खुली हवा में बैठना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ तक कि आपको सुबह सूर्योदय के पहले आपको जब बिल्कुल खुला आसमान दिखाई दे तब पैदल भ्रमण करना, वॉक करना आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। इस तरीके से जब आप ये प्रयास करेंगे सुबह सोकर उठते ही, रात में सोने के समय में, या जब अवसर मिले तब, तो आप ये देखेंगे आपने अपने आप को बदल लिया, विचारधारा को बदल दिया, आपने अपने दुख पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया और आपने अपनी याददाश्त को भी अच्छा कर लिया। तो ये मैंने आज आकाश तत्व से संबंधित चिकित्सा का वर्णन किया। हालांकि पंचतत्व के आधार पर पंचतत्व सीरीज में हम आकाश तत्व के प्रदूषण के बारे में और आकाश तत्व के संपूर्ण दर्शन के बारे में बहुत कुछ चर्चा कर चुके हैं पहले भी। अब इसके बाद में हम आते हैं वायु तत्व के ऊपर में। वायु है तो जीवन है, वायु के बिना श्वास नहीं है, और वायु का स्थान जो है वो हमारे फेफड़े हैं, और वायु का संबंध जो है वो प्राणायाम है। हमारे पांचों प्रकार के जो प्राण हैं वो वायु से संचालित हैं, और वायु हमारे शरीर में जब प्रवेश करती है तो हमारे अंदर में एनर्जी आती है, और हमारी जो कोशिकाएं हैं, हमारी जो भी धमनियां हैं, हमारा जो भी मसल्स है और जितनी भी नाड़ियां हैं, वो सब वायु का स्पर्श प्राप्त करके जीवन पाती हैं। इसीलिए वायु हमारे जीवन में बड़ी महत्व की है, और वायु के द्वारा हम अपना ही नहीं, हम सारी सृष्टि का जीवन संचार देखते हैं। वायु को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए और वायु का अच्छे तरीके से उपयोग करने के लिए हमें खुली हवा में रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हमें मॉर्निंग सुबह सुबह भ्रमण करना, और वह भी तेज गति से भ्रमण करना, वह भी स्पीड से भ्रमण करना, एक टारगेट बनाकर कि आप इतने मिनट के अंदर में इतने किलोमीटर पैदल चलते हैं, तो फिर वह वायु का संचार बहुत अच्छा आपके शरीर में होता है। प्राणायाम की पद्धति जो है वो हमारी वैदिक है, पौराणिक है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। नियमित रूप से प्रातः सोकर उठते ही खाली पेट हमें प्राणायाम करने की आदत डालनी चाहिए, जिससे वो वायु पूरी ले। हम श्वास तो लेते हैं पर सिर्फ 50%, 100% हम वायु का सेवन नहीं करते हैं। परमात्मा ने हमें फेफड़े दिए, श्वास दी, सब कुछ दिया, पर हम 100% उसका यूज नहीं कर रहे हैं। इसलिए वायु की कमी हो रही है, और इसलिए व्यक्ति 10 कदम चलने पर थक रहा है। इसलिए व्यक्ति अपने जीवन में थोड़े से भी कार्य करने में अपने आप को असहाय पाता है, वह फिजिकली कुछ कर ही नहीं पा रहा है। यदि हम वायु को पूरी तरह से लेना प्रारंभ करते हैं और हर समय एक सोच में रहते हैं कि मुझे वायु ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए और मुझे वायु का सेवन ही नई लाइफ दे सकता है। हमें यदि पेशेंट को भी नया जीवन देना है तो हम डॉक्टर से कहते हुए सुनते हैं कि आप कहीं खुली हवा में से ले जाइए, कहीं वादियों में ले जाइए, कहीं हरियाली में ले जाइए, कहीं पहाड़ों पर ले जाइए, जहाँ पर इसका वातावरण चेंज हो, और वह पेशेंट जब वहाँ जाता है डॉक्टर के कहने से वो स्वस्थ हो जाता है। खुली हवाओं में, पहाड़ों में, नदियों के किनारे, वादियों में, हरियाली में वह क्यों स्वस्थ हो गया? क्योंकि वहाँ पर उसे कई तत्व मिले, उसे आकाश तत्व भी मिला, उसे वायु तत्व भी मिला, उसका वातावरण बदल गया, जिससे वह पृथ्वी से अटैच होकर वह पृथ्वी तत्व के साथ में भी अपना योग बनाने लगा। ऐसी बहुत सारी बातें थीं जो उसे अंदर कमरे में नहीं मिल रही थी, जो उसे मेडिकल से नहीं मिल रही थी, वो खुली हवा ने उसे दे दी। और खुली हवा ने सोए हुए हमारे सारे के सारे मसल जगा दिए, नाड़ियाँ जगा दी, और 72,000 नाड़ियों में जान भर दी। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कभी कभी साल 2 साल में ऐसी हरी वादियों में, खुले पहाड़ों पर, जंगलों में और ऐसे सुनसान एरिए में भ्रमण करना जहाँ पर खुली वायु हो और पूरा पृथ्वी तत्व मिले और पूरा आकाश तत्व मिले, तो वह व्यक्ति जीवन में बीमार नहीं पड़ेगा और उसकी सारी बीमारियां ऑटोमेटिक धीरे धीरे कम होने लगेंगी। हमने चिकित्सा की और देखी ये बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही कम उपायों के आधार पर कि हम कैसे आकाश की चिकित्सा कर सकते हैं, उसकी बातों को ध्यान में रखकर, और कैसे हम चिकित्सा कर सकते हैं वायु से संबंधित।
तो मैं आपको बताऊं कि यदि आपको कान से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी है, सुनने की कोई भी बड़ी समस्या है, तो आपको आकाश तत्व की प्रॉब्लम है और आकाश तत्व की ऊर्जा बढ़ाए बिना आप इस समस्या का समाधान प्राप्त नहीं कर सकते। यदि आपको सांस लेने में कोई भी तकलीफ है, फेफड़ों से संबंधित कोई भी तकलीफ है, आपका दम घुटता है, दम फूलता है, आप अपने आप में अस्थमा के शिकार हो चुके हैं और बहुत सारी परेशानियां आपको ऐसी हो गई हैं जहां पर आपको वायु कम पड़ने लगी है, ऑक्सीजन की कमी आने लगी है, तो आपको वायु तत्व की पूर्ति करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उससे आप अपना कल्याण कर सकते हैं और लोगों को भी जीवन दान दे सकते हैं। आते हैं हम अग्नि चिकित्सा के ऊपर। वो सब अग्नि है जो तेज है, जो प्रकाश है। आपके शरीर में कौन सी तकलीफ है जो अग्नि तत्व कम बताती है? जैसे अभी अभी हमने देखा कि लक्षण क्या थे जिसमें आकाश तत्व कम हुआ, लक्षण क्या थे जिससे हमें पता चला कि उन लक्षणों के कारण यह जो वायु तत्व है ये कम था। हम जानेंगे कि अग्नि तत्व कम होने के लक्षण क्या है। यदि व्यक्ति निस्तेज हो जाता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, यदि कोई व्यक्ति पूरी तरह से डल रहता है, जिसे हम कहते हैं कि उसकी एनर्जी बिल्कुल लो हो गई है, तो उसके अंदर में अग्नि तत्व की कमी हो गई है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है कि श्रम करता ही नहीं है या श्रम कर ही नहीं सकता है या श्रम करने की स्थिति में ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि अग्नि तत्व उसकी लो हो गई है। यदि कोई व्यक्ति थोड़े से भी थक जाता है और थोड़े से भी कार्य करने में वह अपने आप को असमर्थ महसूस करता है, वो एक से ज़्यादा कोई काम नहीं कर सकता है, तो समझना चाहिए कि उनका अग्नि तत्व लो हो गया है। चेहरे पर तेज हो या शरीर के अंदर में तेज हो, चेहरे की आपकी खूबसूरती, आपका तेज क्रांति में चेहरा दिखाती हो और या बॉडी के अंदर में आपको एनर्जीफुल बनाने की ताकत देती हो, यह आपका तेज सूर्य से मिल रहा है, प्रकाश से मिल रहा है, अग्नि से मिल रहा है, ऊर्जा से मिल रहा है, इलेक्ट्रिक से मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से मिल रहा है। ये सब जगह सोर्स हैं आपके पास तक अग्नि आने के। इसके लिए बहुत बड़ी परेशानी जो होती है अग्नि तत्व के नाम से, जो तकलीफ़ें ज़्यादा होती हैं, बॉडी में जलन की, बॉडी में खुजली की, बार बार वोमिटिंग आने की और बड़े पैमाने पर सिर दर्द की, कि एक बार यदि सिर दर्द होता है तो बंद ही नहीं होता। बार बार आपने कुछ भी ऐसा नहीं खाया होता कि जिससे शरीर की खुजलाहट बढ़े, पर शरीर की खुजलाहट तो बहुत बढ़ जाती है। कई बार पित्त इतना बढ़ जाता है और कई बार व्यक्ति कुछ खाए पिए तो भी बीमार और नहीं खाए तो भी बीमार अपने आप को महसूस करता है। व्यक्ति के अंदर चिड़चिड़ाहट आने लगती है, उसका व्यवहार बदलने लगता है, उसको गुस्सा आने लगता है और अग्नि तत्व उसके अंदर में ज़्यादा मात्रा में होने लगता है। अग्नि तत्व घट गया है तो तकलीफ है और बढ़ गया है तो तकलीफ है, दोनों ही कारण तकलीफ के हैं। इसलिए समन्वय बिठा के चलना, संतुलित जीवन रखना बहुत ज़रूरी है। अग्नि तत्व की यदि कमी आपके शरीर में हो जाएगी तो बात की शिकायत हो जाएगी, संधि बात की शिकायत हो जाएगी, बॉडी पेन की शिकायत हो जाएगी, मसल्स पेन की शिकायत हो जाएगी, आपके शरीर में एनर्जी नहीं रह जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि छोटे छोटे कार्यों के लिए दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ रहा है। अग्नि तत्व सबसे अधिक हमें मिलता है सूर्य की ऊर्जा से, सूर्य की गर्मी से और सूर्य की धूप से। इसी तरीके से हर उस गर्म चीज़ से हमारी चिकित्सा होती है जिसमें अग्नि समाहित होती है। कहीं कोई तकलीफ होती है, कोई दर्द होता है, तो सबसे पहले कि 20 मिनट हमें सूर्य की धूप में बैठना चाहिए। सूर्य की धूप यदि असहनीय है तो सर के ऊपर में हमें कोई कपड़ा बांध लेना चाहिए, बाकी शरीर के ऊपर में सूर्य की धूप लगते रहना चाहिए। सूर्य की धूप, सनवास अपने आप में एक सबसे बड़ी अग्नि तत्व की चिकित्सा है और अग्नि तत्व इससे बॉडी में अच्छी मात्रा में प्रवेश करता है। इसके अलावा आप ऊर्जा को दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हम कोई श्रम करते हैं तो श्रम से जो ऊर्जा पैदा होती है वो अग्नि तत्व को जन्म देती है, अग्नि तत्व का कारण होती है। तो अग्नि तत्व से संबंधित चिकित्सा में हम सिकाई भी करते हैं विभिन्न प्रकार से। कहीं हमें कोई दर्द होता है तो उस जगह हम गर्म पानी से, गर्म कपड़े से सिकाई करने लगते हैं, गर्म तेल से उसकी मालिश करने लगते हैं। जहाँ जहाँ हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर अग्नि तत्व की प्रधानता है तो हम नेचर के अनुसार, उस समय के वातावरण के अनुसार में अग्नि से संबंधित चिकित्सा करना प्रारंभ कर देते हैं।
हमारे वातावरण के अनुसार में जिस राज्य में हम रह रहे होते हैं उसका वातावरण ठंडी का है कि गर्मी का है, वो ठंडा प्रदेश है या गर्म प्रदेश है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम अग्नि चिकित्सा किया करते हैं। किसी भी व्यक्ति को कोई भी दर्द हो रहा है और वो अग्नि चिकित्सा करना चाहता है तो सबसे सिंपल बात यह है कि वह व्यक्ति जहाँ कहीं भी दर्द है वहाँ गर्म तेल से मसाज करना शुरू करे और गर्म तेल के अंदर में भी ऐसी औषधि डाली जाए जो गर्म रहती हो, जिसकी तासीर गर्म हो। वह व्यक्ति जिसे अपनी अग्नि चिकित्सा करनी है या अग्नि तत्व उसे घट गया है, कम हो गया है और वो अग्नि चिकित्सा करना चाहता है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को सिकाई करना चाहिए। सिकाई के कई सिद्धांत हैं। हम नमक की पोटली बनाकर उसे आयरन के ऊपर या तवे के ऊपर गर्म करके भी दर्द के स्थान पर सिकाई कर सकते हैं, या ज़्यादा मात्रा में नमक लेकर और एक बड़ी मात्रा में उसकी पोटली तैयार करके हम जो भी हमारी गैस है, चूल्हा है, जहाँ पर हम बैठते हैं रहते हैं वहाँ उसे गर्म कर करके और जहाँ हमें दर्द हो रहा होता है वहाँ उसकी सिकाई की जा सकती है, उसे गर्म किया जा सकता है। तो ये अग्नि तत्व से संबंधित गर्म पानी पीना अपने आप में अग्नि तत्व की चिकित्सा है। गर्म पानी से स्नान करना भी अपने आप में अग्नि तत्व की चिकित्सा का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। और धूप का अधिक मात्रा में सेवन करना, यज्ञ हवन अनुष्ठान के आसपास बैठना, आसपास रहना अपने आप में अग्नि तत्व की प्रधानता वाला कार्य है। हम आते हैं आगामी और आगे बढ़ते हैं तो चलते हैं जल तत्व पर। जल चिकित्सा अपने आप में भरपूर और बहुत अच्छी है। जल चिकित्सा के लिए जितना कहें उतना ही कम है। जल चिकित्सा में सारा जीवन बदल जाता है और व्यक्ति को ये समझ में आता है कि जल उसकी औषधि बनकर कैसे काम कर रहा है। व्यक्ति को हर हालत में दिन भर में 3 लीटर के आसपास जल की आवश्यकता होती है, पर वो किसी कारणवश 3 लीटर जल नहीं ले पाता है तो उसे फ्रूट के रूप में, जूस के रूप में, शरबत के रूप में, बीच बीच में ऐसा कुछ पेय पदार्थ के रूप में लेते रहना चाहिए, जिससे वह डायरेक्ट यदि 3 लीटर नहीं ले पा रहा है तो इनडायरेक्ट वो ले सके। जल चिकित्सा के अंतर्गत जल को सही समय पर पीना और सही मात्रा में पीना और सही स्थिति में बैठकर पीना और सही प्रकार से उसका सेवन करना, ये सब बताया जाता है। यदि पंच तत्व के अंतर्गत जल तत्व की हम बात करते हैं और सही समय पर यदि हम इसका सही सेवन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि जल एक जीवन है और जल चिकित्सा व्यक्ति के जीवन की सबसे मधुर, सबसे प्यारी और सबसे तुरंत जल्दी असर देने वाली चिकित्सा है। यदि किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम खांसी बार बार हो रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हैं ये सर्दी जुकाम खांसी होने की जो है वो तासीर क्यों है, तो इसका मतलब यह है कि हमें जल चिकित्सा करनी होगी। जो आप सिर के ऊपर में गर्म पानी डाल रहे होंगे वो डालना बंद करना पड़ेगा। सिर के ऊपर में गर्म पानी डाल के स्नान करना या कभी कभी सिर के ऊपर में गर्म पानी से हमला करना, गर्म पानी का यूज करना, इस बात का प्रमाण है कि आप खुद के लिए सर्दी जुकाम खांसी कफ आदि बनाने की और उससे प्रभावित होने की तैयारी कर रहे हैं। कफ हमारे अंदर में बहुतायत मात्रा में है और जब सर के ऊपर में गर्म पानी डालते हैं तो वो कफ को पिघलने का अवसर मिलता है और धीरे 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 वह कफ की बीमारी आगे चलकर सर्दी जुकाम खांसी में परिवर्तित हो जाती है। तो ये कहते हैं हमारे वेद और ये कहता है हमारा साइंस कि हमें सावधान रहना चाहिए सर के ऊपर गर्म पानी डालने से। दूसरा, हम पंचकर्म चिकित्सा में और पंच तत्व चिकित्सा में दोनों में देखते हैं। पंचकर्म चिकित्सा में हम ये देखते हैं कि जब एनीमा लेते हैं तो गर्म पानी से लेते हैं, उसका बेनिफिट अलग होता है। यदि ठंडे से लेते हैं तो उसका बेनिफिट अलग होता है तासीर के अनुसार। पित्त प्रधान व्यक्ति है तो हमें गर्म नहीं चाहिए और वात प्रधान व्यक्ति है तो गर्म जल और गर्म औषधि के साथ चाहिए। यह डिपेंड करता है कि इस चिकित्सा में पेशेंट की तासीर क्या है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जल चिकित्सा के अंतर्गत गर्म पानी को पीना और गर्म पानी के साथ में चिकित्सा का करना दोनों ही लाभदायक है। आप यदि सुबह सोकर उठते हैं और गर्म जल का सेवन करते हैं, दोपहर के भोजन के पहले गर्म जल लेते हैं, रात के भोजन के पहले गर्म जल लेते हैं, रात्रि में सोने के पहले आप गर्म जल लेते हैं, तो इसका मतलब यह है कि जल चिकित्सा में आपको भरपूर फायदा मिलेगा और आपको लगेगा कि यह जल मेरे जीवन में एक बड़ी बीमारी का समाधान
करके गया है। जल चिकित्सा के अंतर्गत आपको वो सारी चीज़ें ज़्यादा मात्रा में लेनी है जिन चीज़ों के अंदर में पानी ही पानी है। कई सब्जी भाजियाँ ऐसी होती हैं जिनके अंदर में भरपूर जल होता है, पर हम उसे सेवन करना भूल जाते हैं। यदि हम उसको सेवन करते हैं तो निश्चित रूप में जल चिकित्सा हमारे लिए बहुत रामबाण औषधि की तरह काम करने वाली होती है। किस चीज़ के ऊपर पानी नहीं पीना चाहिए? फलों के ऊपर पानी नहीं पीना चाहिए। केला है, सेब है, जो भी है, किसी भी फल के ऊपर में एक घूंट से ज़्यादा पानी पीना आपके रोगों को निमंत्रण देने के जैसा होता है। किसी मीठी चीज़ के ऊपर में भी कम मात्रा में पानी पीना चाहिए, एक साथ पानी नहीं पीना चाहिए। कब पानी नहीं पीना चाहिए? भोजन करते ही पानी नहीं पीना चाहिए, भोजन के साथ साथ में पानी नहीं पीना चाहिए। ये कब पानी पीना आपको जहर के जैसा बन जाता है, ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है। हम जितना जल कब पीना, कैसे पीना, कितना पीना, इसका ख्याल रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारी ये जल चिकित्सा बहुत ही कामयाब होगी। लास्ट चिकित्सा लेते हैं पृथ्वी के ऊपर में, और पृथ्वी चिकित्सा के अंतर्गत पृथ्वी से अपने आप को अटैच रखिए। पृथ्वी पर चलिए, घास पर चलिए, नंगे पांव चलिए, स्लीपर का त्याग कीजिए। अधिक से अधिक पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण पर आप अपने आप को रखिए और अपने आप को गुरुत्वाकर्षण से जुड़े रहने का अवसर दीजिए। पृथ्वी चिकित्सा में मिट्टी की चिकित्सा हुआ करती है। हर दर्द के स्थान पर मिट्टी का लेपन, हर समस्या के समाधान के लिए मिट्टी का लेपन। जैसे जैसे आप पृथ्वी चिकित्सा की ओर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी मिट्टी के अंदर में रोग निरोधक क्षमता सबसे ज़्यादा है। इसमें हमने कुछ भी नहीं मिलाया, सिर्फ सिंपल पानी ही मिलाया, और दर्द के स्थान पर प्रतिदिन नियम से लेपन करके हम सोने का काम करते हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि वो दर्द को मिट्टी खींच लेती है। पृथ्वी का काम होता है आपके दर्द को खींचना, आपके दुख को खींचना, आपकी तकलीफ को खींचना। और पृथ्वी जब आपसे अटैच होती है और आप जब पृथ्वी पर चलना प्रारंभ करते हैं तो जो पृथ्वी तत्व है वो ये कहता है कि आप मुक्त हो गए हैं और आप परेशानी का आप सामना नहीं करेंगे। तो पृथ्वी तत्व को भरपूर जीने के लिए, भरपूर लेने के लिए हम तांबे के अलग अलग प्रकार के बर्तन भी करते हैं, रखते हैं, और हम पृथ्वी के अंदर में तांबे का वायर डालकर और अपनी बॉडी से तांबे का वायर टच कराकर सोने का प्रयास भी करते हैं। हमारी चप्पलों में, जूतों में भी हम बारीक बारीक तांबे के तार फिट करके और चलना प्रारंभ करते हैं कि पृथ्वी की अर्थिंग हमें भरपूर मिलनी चाहिए। पृथ्वी तत्व की भरपूर चिकित्सा, भरपूर लाभ और भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए हमें चाहिए कि हम प्रतिदिन मॉर्निंग वॉक करें, सूर्योदय के पहले उठें, हरी घास पर चलें, नंगे पांव चलें, स्पीड में चलें और हरियाली का वातावरण ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, और मुरुम में चलें जहाँ पर भी हमें एक्यूप्रेशर मिलने का साधन मिले। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि सिर्फ इतना ही कर लेने से और पृथ्वी से अटैच हो जाने से, आप इतना ही कर लेते हैं, आकाश से अटैच हो जाते हैं, वायु से अटैच हो जाते हैं, अग्नि से अटैच हो जाते हैं, जल से अटैच हो जाते हैं और पृथ्वी से अटैच हो जाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि पंच तत्वों को जी लेते हैं, पंच तत्वों की शक्तियों को प्राप्त कर लेते हैं और आप बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज कर लेते हैं। पर कब? जब कंटिन्यू लगातार 21 दिन तक के आप करते रहते हैं तब। तो मैंने ये वैदिक शिक्षा और मैंने ये वैदिक ज्ञान और पंच तत्व से संबंधित चिकित्सा आपको सौंपी, आपको बताया और आप इसको फॉलो करें। और अब अगले शनिवार तक के लिए आप हमें विदाई दें। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतने महत्वपूर्ण ज्ञान में हिस्सा लिया। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।